गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम तिलक तनवर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आज हमारी बुक के एक प्रोग्राम में 100 इंस्पायरिंग इंडियन। जैसे कि आपको पता है, हम इस बुक में उन लोगों को स्थान देते हैं जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया है, जिन्होंने अपनी मेहनत से, हौसले से, जज्बे से समाज में एक मुकाम हासिल किया है और हज़ारों लाखों युवाओं को एक प्रेरणा दी है, एक हौसला दिया है, उत्साह दिया है। जैसे कि आमतौर पे कहा जाता है, सिनेमा समाज का एक आईना होता है, लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो बॉलीवुड ही जनरली उभर कर आता है, जिसमें जो पूरे भारत में देखा जाता है। लेकिन इसी कड़ी में पिछले कई सालों से, कुछ सालों से अलग अलग क्षेत्रों की कुछ इंडस्ट्रीज़ है, तमिल इंडस्ट्री है, तेलुगु है और पंजाबी इंडस्ट्री है, इन लोगों ने भी ग्रो किया है। इसी कड़ी में हरियाणा लगभग 55 साल हो चुके हैं बने हुए, लेकिन अगर आप देखेंगे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो बहुत ही कम लोग आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो शायद 20-25 साल पहले चंद्रावल नाम से एक फिल्म आई थी, उसके बाद बहुत ही सूखा हरियाणवी इंडस्ट्री में रहा है। लेकिन यहाँ पर आते हैं हमारे आज के मेहमान, हमारे गेस्ट श्रीमान मुकेश दहिया जी, जिनको आप कुनबा धर्मे के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा हट जा ताऊ पाछे ने सॉन्ग, जो हरियाणा में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस रहा था, उसके भी वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स उसमें रहे थे। दहिया जी ने हरियाणवी इंडस्ट्री को एक मुकाम दिया है, एक पहचान दी है। पिछले 7 साल से शायद ना केवल उत्तर भारत की बात कीजिए या पंजाब में, यूपी में, या यूँ कहिए कि नॉर्थ इंडिया में इस सीरियल को देखा जाता है, इसे पसंद किया जाता है। और मैं आज के प्रोग्राम में उनका स्वागत करता हूं। सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। नमस्कार जी तनवर साहब, और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो 100 इंस्पायरिंग इंडियंस के अंदर मुझे आपने एक इसके अंदर बुलाया और मेरे को जगह दी, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अपने दर्शकों का भी इतना ही आभारी हूँ जो मुझे आज इस मुकाम तक लेके आए। थैंक यू सर। और दरअसल हमारी इस बुक में हम लोग ऐसे लोगों को जगह देते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से कुछ मुकाम हासिल किया है, जिन्होंने एक प्रेरणा का कारण बने हैं। तो आपके बारे में कामयाबी सबको पता है, हर एक आदमी जानता है पूरे नॉर्थ इंडिया में कि आप एक जाना माना चेहरा है। लेकिन अगर मैं स्ट्रगल की बात करूं तो स्ट्रगल से हम लोग शुरुआत करते हैं। किस तरह का स्ट्रगल आपने देखा है? देखो, स्ट्रगल इस लाइन में बहुत ज़्यादा है। और इस लाइन में क्या, अगर कोई खिलाड़ी भी बनता है, जहाँ 1 करोड़ खिलाड़ी खेलते हैं उनमें से एक ही चमकता है, वही इसी लाइन का होता है। अच्छा। कि इसमें 1 करोड़ आदमी या जो बच्चे घुसते हैं उसमें भी एक ही निकल पाता है। मेरी स्ट्रगल तो ये लगा लो बचपन से ही रही है। मैं 6th क्लास में स्टेज पे आया था। अच्छा। मेरे गुरुजी थे श्री भगवान जी, और मेरे को शौक बहुत था ये अपने पेंटिंग और ये कार्टूनिक सर ये बनाना। तो ब्लैक बोर्ड पे एक बार मैंने ऐसे ही कार्टून बनाए थे, तो उन्होंने देखा तो कहने लगे कि बेटा आप है ना ड्राइंग लो, क्योंकि उस टाइम पे ये होता था कि भाई 6ठी क्लास में फिर कोई संस्कृत ले लेता था कोई, तो वो कहता था कि आप संस्कृत के लायक नहीं हो, आप ड्राइंग लो, आपके अंदर आर्ट है। चित्रकारी मेरे को बहुत करते, और एक फोटोग्राफी बचपन से इतना, मतलब पता नहीं कहाँ से वो जुनून आया कि वो पेंटिंग बनाना या कार्टूनिक्स से अपने टीचर्स के चेहरे बनाना और फोटोग्राफी करना। आप कहिए कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, जैसे आप कहो। तो 6ठी क्लास से ही अगर इस तरह का टैलेंट आपके पास था तो सराहनीय है। नहीं, वो क्या था कि मेरे परिवार में, हमारा फौजियों का परिवार है, मेरे चाचा ताऊ वगैरह 5 भाई हैं। अच्छा। तो वो सारे फौजी हैं। अच्छा। किसी भी मेरे दादा परदादा में इस तरह का कोई भी लक्षण नहीं थे जो कलाकार, जो कीड़ा मेरे अंदर घुसा वो पता नहीं कहाँ से घुसा। अच्छा। बट ये था कि आर्ट माइंड था कि भाई इतिहास पढ़ता रहता था मैं। लोग तो इतिहास से भागते थे और मैं ज़्यादातर इतिहास ही पढ़ता था। ठीक। तो ये पेंटिंग से जैसे आपने शुरुआत की, उसके बाद आए आप स्टेज पे, कलाकारी शुरू की। पहले बाल सभा होती थी स्कूलों में, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। अच्छा। और उसके साथ साथ चलते चलते मैं, मतलब 8th क्लास में तो आप मतलब अपने एरिया में जाना माना फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर हो गया था। अच्छा। मैरिज भी मैंने वीडियो बनाई, मैरिज की भी। फिर मैंने अपना स्टूडियो बनाया, लेकिन उससे पहले मैंने 10th के बाद में ये लिया अपना आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ट्रेनिंग का, ये वोकेशनल का डिप्लोमा किया था। ऐसे मैंने 11वीं में वहाँ मेरा एडमिशन हो गया था मेरे पास के गांव
मैं वो बागनेर गाँव है, बट मेरा इसमें नंबर आ गया तो मैंने सोचा भाई चलो वहाँ पर कम से कम आर्ट तो मिलेगा मुझे। अपने भी जो मेरा एक होता है ना प्राइमरी से हाई क्लास में आना, तो बचपन से मेरे टीचर ऑटोमेटिकली मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और आज भी मैं उनको नमन करता हूँ। बचपन से लेके और मैं 10th तक की उनके पास जो मैंने शिक्षा ग्रहण की, मतलब एक भी टीचर ऐसा नहीं था कि वो जो मेरे से एक होता ना कि एलर्जी खाए, खुश मेरे से, मतलब खुश, मतलब ये कहते थे कि जैसे उनको मैं अपना बच्चा दिखता हूँ। सही बात है। हर तरीके से मेरे को हेल्प मिलती रही। और वो आप जो सीरियल बनाते हैं उसमें भी दिखाई देता है जिस तरह का आपका स्वभाव है, बड़ा ही आपके ये सौम्य स्वभाव के तौर पे आप जाने जाते हैं। मैंने सुना है आपने फिल्म हिंदी इंडस्ट्री में शुरुआत की थी जिस तरह से। हाँ। तो वो क्या उसमें कोई फिल्म में काम था, कैसे क्या मौका मिला? मैंने पहले एज ए आर्टिस्ट अपने आप को ले जाने की कोशिश की थी, बट वहाँ पे क्या था कि एज ए आर्टिस्ट जाना, क्योंकि वहाँ पर भी एक अलग लॉबी है जो कि आगे बढ़ने नहीं देती, उनके वहाँ पर पकड़ है। वहाँ पर साइड कैरेक्टर करते रहो, मेरे साथ में और करने वाले को काफ़ी उम्र बीत गई, जो यंग थे, हम बच्चे थे, वो बूढ़े होके भी अपने इस लाइन में बस कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे ही मैंने वहाँ पे काफ़ी दिन तक फिर एज ए टेक्नीशियन काम किया, DOP रहा मैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, फिर आर्ट डायरेक्टर रहा मैं कि पीछे का हमने इसको वो तैयार करनी है लोकेशन को, और लाइट भी मैं खुद ही सेट करता था। लाइटिंग तो मेरे को इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट में भी मेरे को आ गई थी, पेंटिंग वगैरह पीछे की जैसे भी बनानी होती थी मैं सारे सेटअप बना लेता था। और डायरेक्टर से मैं ये सीखता था कि उनके कैसे वो ब्लॉग बनाते हैं। लेकिन कई बार काफ़ी बड़े डायरेक्टरों के साथ भी मेरा ऐसा हुआ कि वो ब्लॉग मैंने बना दिया, डायरेक्टर ने कहा नहीं इस ब्लॉग को चेंज करो, आप ये फ्रेम चेंज करो, फिर थोड़ी देर बाद सोच के नहीं यार वही फ्रेम लगाना जो आप वाला था। ठीक। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा काम हो जो मुकेश दहिया जी को ना आता हो। ये एक डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, और थोड़े दिनों बाद आपको इनका गाना भी सुनने को मिलेगा एज ए सिंगर। ये वो भी काम कर रहे हैं, एक मूवी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, अलग अलग तरह के एक्टर अलग अलग तरह के काम करते हैं, लेकिन जिस विधा को इन्होंने चुना है, कुंबा धर्मे की अगर हम लोग बात करें, तो वो ना केवल आपके मनोरंजन का काम करता है, बल्कि वो भारतीय संस्कृति या आप कहिए हरियाणवी संस्कृति को भी एक आगे ले जाने का काम कर रहा है। सर, मेरा प्रश्न ये है कि आप जब इतनी सारी चीज़ें जानते थे तो बॉलीवुड के बजाय आपने हरियाणवी इंडस्ट्री को क्यों चूज़ किया? देखो, एक तो मेरे को अपनी माँ बोली बहुत प्यारी लगती थी, दूसरा कई जगह है ना मेरे को मतलब एक व्यंग्यात्मक शब्द बोले जाते थे, कहाँ हरियाणा से है तू, जरा सा भी हिंदी से थोड़ा सा भी शब्द हरियाणवी में चला गया तो वहाँ घृणा के भाव से देखने लग गए थे। मैंने कहा यार मैं क्यों ना अपनी माँ बोली को इस लेवल पे ले जाऊँ कि उसके पीछे फिर ये बॉलीवुड मीडिया, वो भी मीडिया इसके अंदर एंटर करे। और हुआ भी ऐसा है, काफ़ी चीज़ें जो हमने जब 7 साल से बना रहे हैं, काफ़ी फिल्में भी बनी हैं हरियाणवी पे, बॉलीवुड वालों ने बनाई हैं। तो उस बात पे मुझे खुशी होती है कि देखो यार आज ठेठ हरियाणवी बोल के सब लोग खुश होते हैं। मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ यार, आज देखो। बिल्कुल सर। और आपका एक गाना बड़ा फेमस हुआ था, हट जाता हूँ पाछे ने, हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा। वो एक छोटा सा था, अब तो बड़ा हो गया बच्चा। बड़ा बच्चा नहीं सर, बहुत बड़ा हो गया। हाँ, अगर आप YouTube पे देखें करोड़ों व्यूअरशिप उसकी है। कलाकार है, बहुत अच्छा गायक है। तो वो सारी कंपनियों में घूम के मेरे पास आ गया कि देखना चाहिए। मैंने गाना देखा कि सर चला दोगे? मैं कहा तो जनता चलाएगी भाई, जनता जनार्दन होती है, हमारा तो भगवान ही जनता है। सही। मैंने फिर उसको उस तरीके से नहीं करके कि भाई मैंने उसको बिल्कुल ऐसे दिखाया कि जो अपना बिल्कुल अर्थ से जुड़ा हुआ, ज़मीन से जुड़ा हुआ, उसका शूट मैंने किया। उसको देखा मैंने कि किस तरीके से मेरे को इसको शूट करना चाहिए, और शूट किया। उसके बाद उस पर जो भी पैसा लगा वो मैंने लगाया। आगे भी प्लान कर रहे हैं आप गाने का? हाँ, गाने का तो मेरे पास 2-3 सिंगर हैं अब। अच्छा, लाइन में। तो दहिया प्रोडक्शन के अंडर में कुछ गाने हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में? बहुत अच्छे आएंगे। अच्छा, हमारे 2-3 कलाकार हैं। कलाकार क्या, मेरी तो टेक्निकल टीम भी यही है, और सिंगर भी यही है, डायरेक्टर भी यही है। हम तो वो कहते हैं 1 मैन आर्मी हो रखे हैं। क्या बात है सर। तो सर अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो क्या आपका परिवार इसी इंडस्ट्री से संबंधित रहा है? नहीं,
कोई भी नहीं। मैंने बताया ना, मेरी फैमिली जितने भी है वो तकरीबन सारे फौजी थे। अच्छा। और मेरे बड़े भाई साहब भी वो एयरफोर्स में थे, ऑफिसर थे। वो अभी रिटायर हो गए हैं, उनका अपना अलग काम है। और पहले मेरे साथ वो उन्होंने भी कंपनी में मेरे साथ हेल्प कर रखी है। छोटे भाई ने भी, बड़े भाई ने भी। और उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है। अच्छा, हमारे दर्शकों का आमतौर पे एक क्वेश्चन रहता है कि भाभी कहाँ है या कब आने कुछ कलाकार जो है वो छोड़ के क्यों। देखो एक चीज़ तो है, मेरे दर्शकों ने ना 2-3 साल तो हमने पता नहीं चलने दिया कि हम रियल है या रील है। रील है, सही बात है, बिल्कुल। रील को जब मेरे को मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट ये रहा कि मैंने रील को रियल में बदल दिया, तो वो मेरा अपना एक प्रैक्टिकल था। अच्छा। और मैं जो मेरे साथ को आर्टिस्ट काम कर रहे थे तो उनको भी मैं उस तरीके से वहाँ अपने सेट पे, या मेरे साथ जो मेरे डायरेक्टर है प्रीत, ये हम दोनों मिलके एक प्रैक्टिकल करते थे कि ये ऐसा लगना चाहिए कि रियल है। अगर रील आ गई तो दिक्कत आ जाएगी। सही बात है। तो हमने उस रियल को वो करने के बाद पब्लिक हमारे साथ बहुत, हमारे को खूब वो लगा कि यार रियल में परिवार है ये। बिल्कुल। और कई बार जैसे स्टेज वगैरह पे जाना भी होता था, प्रोग्राम में देखते थे पूरे का पूरा परिवार जाता था उस तरह से। बाकी स्टार्टिंग में हमने इसमें 4-5 कलाकार थे। एक मेरी बिटिया हो गई पेपनी, और एक काला। हमने एक रूपरेखा तैयार की। 1-2 पड़ोसी हो गए। इसमें थोड़ा धर्मे का किरदार है, वो थोड़ा सा साये है, सेंटर में है। और थोड़े बहुत मजाक भी करता है, तो अपनी बीबी के साथ हल्के फुल्के चटपटे से कर लेता है, जो हर उम्र में एक आदमी के साथ चलते हैं। और उसको हमने 3 साल तक ऐसे बरकरार रखा कि किसी को पता ही ना चले। बट उसके बाद में फिर क्या हुआ, कई बार कलाकार को ऐसा हो जाता है कि भाई बाहर से पेमेंट ज़्यादा मिल जाए। ठीक है। मेन तो यही होता है कि कलाकार को, जैसे सीजन 1 हमने कंप्लीट किया, सीजन 2 की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें फिर काफ़ी कलाकार ऐसे हो गए पेमेंट को लेके। हालांकि मेरे से ऐसा कोई डिस्कस करते तो हम भी बढ़ा देते, लेकिन वो पता नहीं उनकी कंफ्यूजन था या क्या था, या फिर वो ये हो गए थे कि भाई धर्मे प्रधान तो इस लेवल पे चला गया, हम नीचे रह गए, कि क्यों ना हम अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए। लेकिन अगर हम लोग ना दर्शक की नज़र से देखें तो कभी महसूस नहीं होता कि बीच में कोई कलाकार चला गया, कोई नया आ गया। मुझे याद है जब आपने शुरू में सीरियल किया था तो जो फंडी होता था वो 2 फुट का होता था। नहीं, पहले एक मोटा सा छोटा वाला। सबसे पहले जो आपने शुरुआत में किया था वो साधारण सा था। उसके बाद आपने उसकी हाइट घटा दी, उसको 2 फुट का कर दिया। फिर आपने हाइट बढ़ा दी उसको, फिर अगेन से 5.5 फुट का कर दिया। तो और वो इतना नेचुरली होता है कि देखने वाले को महसूस ही नहीं होता कि कुछ गड़बड़ हुई है। वो लगता है हाँ ये फ्लो में चल रहा है, इसके ऊपर ट्राला गिर गया था इसलिए इसका साइज छोटा हो गया, इसको जिम भेज दिया इसलिए ये लंबा हो गया। वो क्या होता है, हमने तो देखो लोगों को हंसाना है, इसको कॉन्सेप्ट को ऐसे बरकरार करते हैं। कई लोगों ने ये कहा भाई ये देखो ये कलाकार चला गया अब कुणबा बंद हो जाएगा, तो मैं तो ये कहता रहा कि कुणबा मेरे शरीर में है। ये किरदार मैंने, इनका ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, इनकी मेरे पास, मतलब इन जो चाबियां है ना सबकी, जितने खिलौने हैं इनकी चाबियां मेरे पास हैं। ये कहीं भी जाएंगे ना, ये उतना ही डांस करेंगे जितना मैंने सिखा रखा है, सही बात है। उतने उसी उसमें रहेंगे, ये कैरेक्टर को तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन दैया साहब किस तरह से इस चीज़ को आप संभालते हो, मतलब क्योंकि आपको कई तरह की दिक्कतें इस पूरे प्रोजेक्ट में आती होंगी, तो कई बार हौसला नहीं टूटता कि? नहीं, हौसला कभी नहीं टूटा। अच्छा। मैंने शिकायत भी नहीं करी किसी कलाकार को भी कि भाई मेरा हौसला। बात सिर्फ कलाकार की नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है। आपको फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, कहीं से कोई सेटअप नहीं बन पा रहा है, कोई इक्विपमेंट होते हैं, कई बार इक्विपमेंट में कुछ उस लेवल के नहीं मिल पा रहे हैं। मेरे पे माता रानी का आशीर्वाद रहा है कि मेरे सामने जब भी मतलब ये है ना यार ये कैसे करेंगे, तो ऑटोमेटिकली, मैं तो माता रानी का वैष्णो का भगत हूँ, मैं कहता हूँ माता रानी मेरे का कुछ ये करो, तो वो अपने आप ही वो आगे से आगे रास्ते खोल देती है। और ये मेरे प्रैक्टिकल पास भी हुए हैं। कुछ मेरे पुराने कलाकार भी जानते हैं कि किसी कलाकार के लिए भी मैंने मन्नत मांग दी तो वो ठीक हो गया। अच्छा। और भाई इसकी अड़चन माता रानी दूर करो, ये मेरा बहुत अच्छा साथी, वो भी होता है। और ये मेरे काफ़ी कलाकार साथी है ना, वो जानते हुए मैं हर साल माता वैष्णो पे अपनी पूरी टीम को लेके जाता हूँ। अच्छा। हर साल मेरे को वहाँ मत्था टेकना होता है। बहुत बढ़िया। तो ये मेरे सामने कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई, ना पैसों की आई। हाँ, स्टार्टिंग में जो मैंने शुरुआत की वो मैंने अपनी जो होता है ना दिहाड़ी करना, एक लेबर करना, भाई एज ए कैमरामैन मैंने चला गया वहाँ से अपने पैसे कर लिए। ऐसे ही मैंने काफ़ी जो हरियाणवी कंपनियाँ थी उनमें 2-3 कलाकारों को हिट किया,
तो हाँ, 2-3 नहीं सर, मुझे लगता है कि ये आपके हाथों से कई सारे बड़े बड़े कलाकार निकले हैं। अगर हरियाणवी इंडस्ट्री की हम लोग बात नरेंद्र करें। बलारा को मैंने बैकअप दिया है, अच्छा। बहुत अच्छा बैकअप दिया है। हाँ, एक वो मेरे बड़ा नाम। सारा मेरे डायरेक्शन के अंडर चलते थे ये। हम्म। जो मैं बताता था, एक कुलदीप बलारा जी होते थे, वो गाने लिखते थे, मैं कॉन्सेप्ट बता देता था। तो अब आगे आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? धर्मा प्रोडक्शन के अंडर में हम लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो सीजन 3 तो आएगा, उसमें काफ़ी कुछ नई टीम आएगी, ठीक है। उसमें प्रोफेशनल लूँगा। इसमें कोई भी ऐसा कलाकार मेरे पास नहीं था कि जो कहीं से कोर्स किया हो या कहीं से कोई उन्होंने कहीं से भी कुछ वो किया हो। अनप्रोफेशनल थे सारे के सारे। उनको मैंने खुद तैयार किया यहाँ पे, खुद उनको बारीकियाँ समझाई और उनको समझा के जैसे लेके आया। तो कई बार होता है ना, जिसने मेहनत नहीं करी हो ना, तो उसको क्या पता है, भरी थाली में जाके बैठ के हिट होके, उनको क्या पता स्ट्रगल का। वो एकदम से आके हिट हो गए और फिर पैसों के लिए भाग लिए, वो ओवरफ्लो हो गए। उनको जो होता है ना कि जो हमने जिस ऊंचाई पे ले जाके छोड़ा ना, उनको नहीं संभाल पाए, फिसल गए। ठीक। तो हरियाणवी इंडस्ट्री को आप किस लेवल पे देखते हैं आगे, या आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कुछ किस तरह से सरकार कोई नीति बनाए इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए? या देखो, मैंने तो गवर्नमेंट को आज तक कभी ना एप्लीकेशन लिखी है। मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं माता रानी मेरे को इतना सक्षम करे और मेरे श्रोता ही मुझे इतना आशीर्वाद दें, प्यार दें कि वो काम मैं कर पाऊँ। जैसे आपने कहा कि पहले चंद्रावल फिल्में वो आती थी, तो मैं उससे कुछ और ही आगे करने की सोच रहा हूँ। ये तो एक जस्ट ये सोचो पहली सीढ़ी है। अच्छा, कुंडवा धर्मे का पहली सीढ़ी है मेरी। अच्छा। मेरी जो नेक्स्ट वो है प्रोग्राम है, तो मैं वैसे ही मूवी लेके आ रहा हूँ और उनको थोड़ा सा वो कहता है ना कि रूपरेखा चेंज करके। भाई सलवार पहनते थे तो साड़ी बना के लेंगे, अच्छा। कुर्ता पजामा पहनते थे तो भाई कोट पैंट ले आए, धोती कुर्ता ले आएंगे। हम अपनी, लेकिन अपनी उसमें रहेंगे, संस्कृति में रहेंगे और उसको आगे हिंदी से भी मिक्स करेंगे, जिसमें बॉलीवुड कलाकार भी मेरे साथ होंगे। अच्छा। कईयों से मेरा टाइम चल रहा है और पीछे धर्मेंद्र जी के साथ तो मैंने किया ही था। हाँ, धर्मेंद्र साहब के साथ पीछे आपका देखा था। फिर भी अभी पीछे मेरी बात हुई थी तो कहते बेटा करो कुछ, मैं तुम्हारे को आशीर्वाद देने के लिए बैठा हूँ। और भी काफ़ी धुरंधर कलाकार हैं जो मेरे साथ आज इच्छुक हैं। सबसे बड़ी बात तो मेरे को अपॉर्चुनिटी ये मिली कि पहले मेरे को इनके पीछे भागना पड़ रहा था, अब वो चीज़ नहीं रही। अब तो ये होता है कि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लो या डायरेक्ट उनको बोलो भाई मैं आ रहा हूँ, मिलते हैं, बात करते हैं और सॉल्यूशन खटाक दे हो जाता है। बहुत बढ़िया सर। आप इंडस्ट्री के थ्रू लाखों लोगों को हंसा रहे हैं, वो तो सभी लोग जानते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कुछ ऐसे काम भी है जो ये बड़े चुपचाप से करते हैं। हंसाने का ही काम होता है वो, लेकिन उसको वो सोशल वर्क का नाम देते हैं, सोशल वर्क की तरह। सर थोड़ा सा उसके बारे में, वो मुकेश दहिया दिल से जो इतने नरम हैं, जो सोशल वर्क में लगे रहते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखो, सोशल वर्क पे मैं कभी भी अपने को दिखाता नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे कोई गरीब बेटी है गरीब घर से, वो इसका शादी करवा देता हूँ। ना मैं किसी से हेल्प लेता, किसी फ्रेंड सर्कल से या किसी से भी नहीं हेल्प करता। अभी 12 तारीख को भी हम एक बेटिया की शादी कर रहे, रिक्शा वाला है, उसका बजट नहीं था। तो ऐसी काफ़ी शादियाँ करवा चुका हूँ। वेरी गुड। जो बिटिया ये लगे, अच्छा वैसे भी कोई स्टडी में भी लगती है मेरे को कि बहुत स्कूल में अच्छे लेवल पे चल रही है, तो उनका अगर कॉलेज का नहीं एडजस्ट हो पाता तो उनको जो रियल में हो ना, मैं दिखावा नहीं करता कि ये संस्था ना बन जाए बिना काम, क्योंकि लोग ये ऐसे ले रहे हैं, वो हम अपने लेवल पे उनको मतलब एक हेल्प कर देता हूँ एक पैकेज के रूप में। और दूसरा एक मेरा और भी मिशन चला हुआ है कि जैसे गवर्नमेंट्स हमारी छोटी छोटी जो ब्रांचें हैं, क्लिनिक हैं गांव-गांव में जो, तो वहाँ पर जच्चा बच्चा केंद्र बने हुए हैं, बट उनमें वो सुविधाएं नहीं हैं जो होनी चाहिए, जो प्राइवेटों में होती है। तो और पैसे वाला तो देखो प्राइवेट में भागेगा, आज जहाँ सभी अच्छी सुविधाएं होंगी। इनमें क्या होता है, इनमें कोई ज़्यादा सुविधा नहीं होती। इनमें मोस्टली वो गरीब आदमी जाता है कि भाई उस टाइम पे देखो एक नया जन्म तो माँ लेती है और नया जन्म बच्चा लेता है। सही बात है। और वहाँ सबसे ज़्यादा ना, जो वहाँ के जो औजार हो गए, उनके जो इक्विपमेंट्स हो गए, उनकी बहुत सख्त ज़रूरत रहती है। तो उसके लिए भी मैं देख लेता हूँ कि भाई मेरा जो बजट में आ जाता है तो उनको जैसे ऑटोक्लेव मशीनें रखवा दी। उनके वो क्या करते हैं कि वो अपने नाव को ब्लेड से ही काट देते हैं। तो गरीब आदमी तो ये थोड़ी है यार, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाए, तो वो मेरे को थोड़ा सा एक बड़ी दया आती है। उनको मैं फिर ऑटोक्लेव मशीनें रखवा देता हूँ, भाई ये रखो, लेकिन इनको वही फैसिलिटीज हो दो पैसे वाले को होती है। सही बात है।
मैं उसमें एक वो फैसिलिटी ज़रूर प्रोवाइड कराता हूँ अपनी मातृशक्ति के लिए और बेटियों के लिए। और ये ना केवल ये, मैं आपका जैसे लगातार हम लोग आपके देखते रहते हैं, तो आपके सीरियल में भी आप कोई ना कोई मैसेज किसी ना किसी तरह से देने की कोशिश करते हो। देखो, हमारी हरियाणवी संस्कृति में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी छुपी हुई हैं कि बहुत अच्छी बातें हैं, और यूथ आज के दिन भटक रहा है। मोस्टली वो अपने बुजुर्गों के पास नहीं बैठ रहा। तो वो कहते हैं ना, हमारा तो वो बूढ़ी दादी कह देती है ना, वो दवाई कड़वी होती है लेकिन करते हैं मीठी 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 करके वो पिला देती है, लेकिन हम भी क्या करते हैं, वो मीठी मीठी करके एक आधे मैं देख रहा था पीछे पर्यावरण के आप संदेश लगातार आ रहे हैं, बेटियों के लिए काफी संदेश आए हैं। देखो, मेरे लिए तो कहते हैं ना कि मैं अगर किसी भगवान को, मतलब माता रानी को मानता हूँ, या फिर मैं अपने पर्यावरण को भगवान मानता हूँ, पेड़ पौधों को। मैं उनमें जाके बैठता भी हूँ, वहीं से मेरे माइंड में ये कॉन्सेप्ट भी निकलते हैं। किसान के बच्चे हैं। हाँ, पीछे मेरे फादर साहब ने वहाँ से आने के बाद खेती बाड़ी की थी, एयरफोर्स से रिटायर हुए। तो वो एक स्वाभाविक रिश्ता आपका बना हुआ पर्यावरण से। मैं उसमें अपनी भी खेती बाड़ी बचपने में मैंने की है, 10th क्लास तक खूब खेती बाड़ी करी। फिर मैं कोर्स में चला गया, उस बीच में भी जैसे छुट्टी मिलती मैं ज़्यादातर खेतों में ही पेड़ों के साथ बैठ के। आप कहाँ चले गए? मैं जैसे टीचर ट्रेनिंग पे। टीचर ट्रेनिंग, अच्छा, तो टीचर रहे? हाँ, मैंने हरियाणवी गवर्नमेंट में मेरा जॉब भी किया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आर्ट टीचर था मैं, और सोशल साइंस भी पढ़ाता था। तो उसके बाद फिर मैं ऐसे बंद से गया, यार मैं एक्सप्लोर नहीं हो पाऊँगा यहाँ, मैं बस एक जॉब में मेरे जो आर्ट, हाँ, जो इंटरेस्ट एरिया है वो आपका कला का मर जाएंगी। तो और एक सफ़र इतना था मेरी, करनाल में वो थी पोस्टिंग, तो वो एक सफ़र ही मेरा वो खा रहा था। फिर मैं जो आज मेरी इच्छाएं जो इतनी मैं एक्सप्लोर होके मेरी पूरी हुई है, तो वो मेरे को बड़ी खुशी होती है। और आने वाले टाइम में भी, आज के दिन तो मेरे पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि परिवार का कम और अपने व्यूवर्स का ज़्यादा हूँ, और उनकी तमन्नाएं, मतलब ये समझो कि सिर मत्थे पे होती हैं कि मैं इनको कितना और हंसाऊँ। हंसाने से क्या होता है, 90% बीमारी खत्म हो जाती है बॉडी की। टेंशन फ्री हो गया तो आदमी की आधी बीमारी तो वही। सही बात है, सही बात है। और होना भी यही चाहिए, वरना लोग रिलैक्स करने के लिए टीवी खोलते हैं लेकिन टेंशन ज़्यादा ले लेते हैं। उसमें क्या होता है, सास बहू की लड़ाई दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, हम सिर्फ हंसाते हैं। बहुत बढ़िया सर। पिछले 30 साल का आपका सफ़र रहा है इस इंडस्ट्री में, या जो आप काम कर रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें आपको आई है, और जिस तरह से आपने बातें किया तो मुझे कहीं पे भी नेगेटिविटी कहीं शो नहीं हुई। आपने सब हंसते हंसते बता दिया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। हमारा जो युवा है वो भी इस तरह के नेचर को किस तरह से प्राप्त कर सकता है, या आप अगर दूसरी तरह से कहना चाहे तो सक्सेस किस तरह से हासिल की जा सकती है? मैं अपने सभी युवा साथियों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। जैसे अर्जुन ने सिर्फ फिश आई, वो जो कहते हैं ना मछली की आँख, वो टारगेट की थी। और आपको सिर्फ ये, आप देखा होगा आपने, जो टांगे का टट्टू होता है, टांगे में जो घोड़ा जो होता है, तो उसके ये नज़रिया लगाया जाता है कि ताकि इधर उधर से हॉर्न बजेगा तो वो एकदम से आउट हो जाएगा, मतलब अनबैलेंसिंग कर देगा या पलट देगा टांगे को। तो ऐसे ही आपने इन चीज़ों को नहीं देखना, आपने सिर्फ अपने टारगेट को चुनना है। क्योंकि यहाँ पर कहाँ फिसलते हैं, कलाकारों को खुद पता होता है कि वो किस चीज़ों में फिसल जाते हैं। एक अच्छे प्रोडक्शन को पैसे के लिए छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि काफ़ी चीज़ें हैं इसमें जो उनको पथ भ्रष्ट कर देती हैं, और उनको पता होता है कि यहाँ मैं पथ भ्रष्ट हो रहा हूँ। अपनी छवि को संभाल के रखना होता है। अगर आपकी छवि खराब हो गई तो भी आप फिसल गए। तो आप किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे खेल में जाएं, चाहे हमारे मीडिया लाइन में, या हमारी एक्टिंग लाइन में जाएं, या स्टडी में भी कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने अपना एक टारगेट चुनना होगा और उसी पे चलना होगा। आपने इधर उधर देख लिया तो आप फिसल जाएंगे। और मैं तो सभी को यही चाहूँगा कि मेरे भाई जितने भी मेरी लाइन में भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो भी सफल हों, और मेरे हरियाणा से ज़्यादा हों, क्योंकि मैं हरियाणवी से बहुत अपनी बोली से प्यार करता हूँ और अपने प्रदेश से बहुत प्यार करता हूँ। राम राम।